हेलो एवरीवन। ये हमारा चैप्टर नंबर 63 है। इंडियन पॉलिटी की बुक चल रही है एम लक्ष्मीकांत की। तो ये चैप्टर का नाम जो है वो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन डिमेंशन, पार्ट नंबर 9। ये अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इस स्लाइड के अंदर हमने आज क्या पढ़ना है। ये सारे हमने पहले प्रीवियस जो लेक्चर्स है मैंने उसमें कवर कर लिया है। आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक जो है लास्ट वाला, ये आपका पार्ट नंबर 9 के अंदर हम ये लास्ट टॉपिक आज ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है रेशर ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो जैसा कि ऑब्जेक्टिव्स ये हमें बताते हैं प्रीएम्बल के कि इक्वालिटी एंड जस्टिस जो है उसके अंदर लेट डाउन है, मतलब लिखी हुई है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। आपको पता है प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजंस जो हैं वो बनाए हैं जिसके अंदर हम एससीज की बात करते हैं, एसटीज की बात करते हैं और बीसीज की बात करते हैं और एंग्लो इंडियंस की बात करते हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और एंग्लो इंडियंस की बात करते हैं। तो ये सारा जो प्रोविजंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। एंड जो स्पेशल प्रोविजंस जिनकी हम आज बात करेंगे वो आपका किसके अंदर दिया गया है? पार्ट जो है 16 के अंदर। और आर्टिकल्स जो कवर होंगे इसके अंदर वो है आपके पास 330 से लेके 342 तक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ फॉलोइंग हम चीज़ों की बात करेंगे, मतलब मैं अभी बताऊंगी आपको जिनके अंदर ये स्पेशल प्रोविजंस जो है वो वर्क करेंगी। तो मैं इसको थोड़े से रब कर देती हूँ, नहीं तो मैसअप हो जाएगा। एंड अभी हम फर्स्ट वाले में ही पढ़ रहे हैं। तो 6th 6 चीज़ें हैं जिनके अंदर हम बात करेंगे। पहला है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, दूसरा है आपके पास स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, तीसरा है रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट, फोर्थ वन इज एजुकेशनल ग्रांट्स, फिफ्थ इज अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन, उसके बाद सिक्स्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपको 6 चीज़ें याद रखनी है जिनके अंदर जिनसे ये रिलेटेड है। रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, उसके बाद आपके पास आता है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन in legislature, reservation in services and post, educational grants, appointment of national commission, appointment of commission ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद एक कुछ स्पेशल प्रोविजंस है उसको ना क्लासीफाई किया गया 2 चीज़ों के अंदर। मैं इसको रब करके आपको लिख के देती हूँ। तो पहला हमारे पास आता है परमानेंट एंड टेम्परेरी प्रोविजंस। इसके अंदर क्या है कि सम जो है फीचर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वो परमानेंट होंगे और जो दूसरे होंगे वो ओनली फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाए जाएंगे, टेम्परेरी होंगे, फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। इसके अंदर क्या है कि जो सम ऑफ द एम्स जो होंगे वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे इन क्लासेस के। ठीक है, ये जो क्लासेस हमने पढ़ी एससीज, एसटीज, बीसीज, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंड इनके इनजस्टिस अगर इनके साथ हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो उनको रोका जाएगा। एंड जो अदर्स हैं उनका एम ये है कि प्रमोट करना है, मतलब डेवलपमेंट में हमें ये तो प्रोटेक्ट करना है, डेवलपमेंट में हमें इनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, स्पेसिफिकेशंस ऑफ द क्लासेस। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो किन कास्ट को और किन ट्राइब्स को हमने एससी बोलना है या फिर एसटी बोलना है। ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट को दी गई है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कौन सी कास्ट को एससी बोलना है या शेड्यूल ट्राइब बोलना है या बीसीज बोलना है या एंग्लो इंडियन? नहीं बोला हुआ। ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो स्पेसिफाई करेगा कि क्या कास्ट जो है किस स्टेट के अंदर किस कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, किसको एससी ट्रीट करना है, किसको एसटी करना है, बीसी करना है, ये सब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिस्ट जो है वो स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी कर सकती है। मान लीजिए हरियाणा में जो इनसे रिलेटेड एससी, एसटी, बीसीज इनकी जो लिस्ट आएगी वो डिफरेंट हो सकती है आपकी यूपी की जो ये लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये वेरी कर सकती हैं। एंड यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी भी ये वेरी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं
उनके अंदर प्रेसिडेंट इशू करेगा नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर, ठीक है। तो स्टेट्स के अंदर गवर्नर के साथ मिलके ये नोटिफाई करेंगे कंसल्ट करने के बाद। उसके बाद कोई भी इंक्लूजन करनी है, किसी कास्ट को इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है, उस केस के अंदर ये जो है प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जो है किसके द्वारा की जाएगी, पार्लियामेंट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी कास्ट को इंक्लूड करना है, इंक्लूजन करना है या फिर एक्सक्लूजन करना है ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नोट बाय द सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो ये पार्लियामेंट के थ्रू होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो सेवरल टाइम इश्यूज करेगा अपने ऑर्डर्स को, जो कि स्पेसिफाई करता रहेगा टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेट का कि एससी में कौन सी आएंगी एंड एसटी में कौन सी आएंगी, और ये अमेंड भी किया जाता है बाय द पार्लियामेंट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बीसीज के लिए भी बीसीज के लिए सेपरेट नहीं था पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाइदर स्पेसिफाइड द बीसीज नॉर यूज अ सिंगल यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन टू करेक्टराइज द बीसीज। लेकिन जो बीसी वो है इसका मतलब है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन अदर देन द एससीज एंड एससीज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि बीसीज जो है उसके बारे में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया, लेकिन एससी एंड एसटीज के बारे में लिखा गया है। लेकिन इसका मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो कि अदर देन होंगे एससी एंड एसटी के, और ये किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके बारे में नहीं है। उसके बाद अनलाइक इन द केस ऑफ एससीज एसटीज ओबीसीज, ठीक है, इनको डिफाइन कैसे किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मेनली हम अब जो बात करेंगे देखिए इनके बारे में तो डिस्कस किया गया है, ठीक है, लेकिन एंग्लो इंडियन के बारे में जो है वो कैसे डिफाइन है इसके अंदर, ऐसा पर्सन अ पर्सन हुज फादर और एनी of whose other male progenitors in a male line is or was of European descent, but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such a territory of parent habitually resident therein or not established देयर फॉर अ टेम्परेरी पर्पस ओनली। मतलब एंग्लो इंडियन का ये बताया गया है कि जो मतलब अंग्रेज थे, ठीक है, उन्होंने भारतीय महिला से शादी कर ली और वो इंडिया में ही रह गए, ठीक है, तो उनके जो बच्चे वगैरह हो गए सब वो अंग्रेज ही मतलब माने जाएंगे, तो वो लेकिन इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स तो है ही, एंग्लो इंडियंस और इंडियन महिला से शादी की हुई है, तो ये जो भारत के अंदर रह रहे हैं ना, तो इनको भी कुछ रिजर्वेशन हमने देनी है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। मेल साइड से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मेल साइड से होते हैं, ठीक। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको वो। तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ स्पेशल प्रोविजंस है, ये इसके अंदर जो है वो सब पार्ट्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, ओके। तो हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो है रिजर्वेशन फॉर एससीज एसटीज एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंग्लो इंडियंस इन द लेजिस्लेचर। तो फर्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो इसमें ये है कि इनकी जो सीट्स है एससी एसटीज की लोकसभा के अंदर है, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर, किसके बेस पर जो है रिजर्व की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियोज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात कि जो प्रेसिडेंट है वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा के लिए 2 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। एंड इफ़ द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव, तब इसको ये नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट पहले ही करेंगे फिर तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को 2 करने अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस कम्युनिटी से। तो सिमिलरली जो गवर्नर है, ठीक है, वो 1 मेंबर स्टेट से 1 मेंबर जो कि एंग्लो इंडियन होगा उसको नॉमिनेट कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट 2 और गवर्नर 1। उसके बाद
ये भी तब ही होगा अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस कम्युनिटी से, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनली देयर आर टू प्रोविजंस हैं रिजर्वेशन के एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑपरेट करने के फॉर द 10 ईयर्स, ठीक है। मतलब ये तब की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो तब से 10 ईयर्स 1960 तक की ही ओनली ये बात की गई है। बट दिस ड्यूरेशन जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कॉन्टीन्यूसली एक्सटेंड करते गए, 10 ईयर्स लेटर इसको चेंज करते गए। एंड अंडर 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2009 के अंदर आया, इसके अंदर 2 प्रोविजंस फिर से बनाए गए, मतलब वही वाले सेम ही, जो रिजर्वेशन की एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। ये कब तक चलेगा? अब 2020 तक, ठीक है, जो कि अब जा चुका है। उसके बाद रीजंस क्या है इस स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के टू द एंग्लो इंडियंस? ये हैं कि एंग्लो इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक रिलीजियस, सोशल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो प्रोविजंस हैं वो न्यूमेरिकली एक मतलब स्मॉल कम्युनिटी को के लिए ही है, क्योंकि ये माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक जैसे माइनॉरिटी हमने बात की। उसके बाद ये ऑल ओवर इंडिया में जो है ये किया जाता है। एंड द एंग्लो इंडियंस कुड नॉट होप टू गेट एनी सीट इन एनी लेजिस्लेटिव टू इलेक्शन, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन के थ्रू तो उनको कोई सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, इंडिया के अंदर, इसलिए। उसके बाद अब हम सेकेंड पॉइंट की इसकी बात कर लेते हैं, क्लेम्स ऑफ द एससीज एंड एसटी टू सर्विसेज एंड द पोस्ट। इसके अंदर ये जो क्लेम कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए to making an appointment to the public sector at the center and the state level and sacrificing the efficiency of the administration। अब उसके बाद 80 जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट आता है 2000 के अंदर, ये प्रोवाइड करता है फॉर द मेकिंग ऑफ द प्रोविजन इन फेवर ऑफ द एससीज एंड एसटीज, ताकि इनको जो मतलब जो इनके एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर इनको रिलैक्सेशन मिले, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इनको जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले। तो ये आपका 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर आया था, जिसके अंदर इनको रिजर्वेशन जो है रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कब आया था। आपने भी देखा होगा कोई भी पेपर होता है तो एससीज एंड एसटीज़ की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम होती है रिलैक्स करने के लिए, ताकि इनको जो है प्रॉपर सीट मिल सके और इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज़। उससे पहले एक यहाँ पे छूट गया, मैं थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिख देती हूँ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस इन सर्विसेज एंड एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर एंग्लो इंडियंस, ठीक है। यहाँ पे ये हमने फर्स्ट पढ़ा था, ये सेकंड है और थर्ड हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो कुछ पोस्ट थी ना वो एंग्लो इंडियंस को दी गई थी, किसके अंदर? रेलवे के अंदर, कस्टम पोस्ट, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, जो यूनियन की सर्विसेज होती थी उसके अंदर। सिमिलरली जो स्टेट्स के अंदर वो भी दी गई थी एंग्लो इंडियंस को कुछ जो सीट्स थी, ठीक है। उसके बाद बोथ द बेनिफिट्स वर अलाउड टू कंटिन्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन on the progressive diminution basis and finally came to an end in 1960। अब मतलब इंडिपेंडेंस से पहले तो इनको सीट दे दी गई एंग्लो इंडियंस को इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर, सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर, लेकिन 1960 में आके इसको ना मतलब ख़त्म कर दिया गया, मतलब अलाउ नहीं किया गया उसके बाद इनको डायरेक्ट ऐसे देना, मतलब विदाउट एनी पेपर दिए या फिर मेरिट बेसिस पे। तो ये 1960 के अंदर जाके इन्होंने बंद कर दिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, इसको देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो सेटअप करता है आपका नेशनल कमीशन फॉर एससीज, जो इन्वेस्टिगेट करेगा सारे मैटर्स जो रिलेटेड होंगे इनकी सेफगार्ड करने के लिए एंड इनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये किस आर्टिकल के अंदर? ये हम पढ़ चुके हैं 338 के अंदर। उसके बाद सेम जो है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ये प्रेसिडेंट जो है वो सेटअप करेंगे एसटीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, एंड रिपोर्ट जो है इनको प्रेसिडेंट को सबमिट करवानी होगी इनको। तो ये किस आर्टिकल के अंदर है? 338A, ठीक है।
उसके बाद प्रेसिडेंट जो है फिर ये जो रिपोर्ट इनको सबमिट, ये वाले जो है ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे एंड प्रेसिडेंट जो है फिर वो पार्लियामेंट के आगे अपनी ये वाली रिपोर्ट रखेगा। उसके बाद पहले जो एससीज एंड एसटीज का ना एक ही कमीशन होता था, लेकिन 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर जो है इसको बाइफरकेट करके दोनों अलग अलग कमीशन जो है बॉडीज जो है वो बना दी गई। अब नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है ना वो खाली एससीज के लिए काम नहीं करता, वो ओबीसीज के रिगार्डिंग, एंग्लो इंडियंस के रिगार्डिंग अगर उनको कुछ दिक्कत आ रही है तो उनके लिए भी ये काम करता है। इन अदर वर्ड्स जो कमीशन है वो इन्वेस्टिगेट करता है सभी मैटर्स जो रिलेट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर द ओबीसीज एंड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंड ये भी इनकी भी जो रिपोर्ट्स होती हैं ये फिर सबमिट करवा देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। आगे समझ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, मैं इसको रब कर देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास आता है कि कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द एसटीज। तो इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपॉइंट करेगा एक कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ द एसटीज इन द ऑल द स्टेट्स। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक कमीशन, ठीक है, जो कि ये इसका काम करेगी, ठीक है। उसके बाद ये अपॉइंट करेगा ना जब कमीशन को कंपल एट एनी टाइम, मतलब कभी भी ये कर सकता है, बट कंपल्सरी आफ्टर द 10 ईयर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। उसके बाद कमीशन जो है वो फिर अपॉइंट किया गया कब, 1960 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। किसके अंडर किया गया, यूएन देबर के अंदर, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1961 के अंदर फिर सबमिट करवाई। एंड फिर 4 डिकेड्स के बाद सेकंड कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया, वो कब किया गया, 2002 के अंदर। एंड इसके जो चेयरमैन थे वो थे दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है। एंड एक एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर जो है वो एक्सटेंड किया गया टू गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द एसटीज इन द स्टेट। तो यहाँ पे आपको 2 कमीशंस जो हैं वो याद रखने हैं, जो बनाए गए 1960 में यूएन देबार के अंडर, एंड रिपोर्ट सबमिट करवाई 1961 के अंदर। 2002 में एक फिर सेकंड जो है वो कमीशन बनाया गया दिलीप सिंह भूरिया के चेयरमैनशिप के अंदर। एंड प्रेसिडेंट ने ये 10 ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाना था, तो इसीलिए ये 1960 में आया था। उसके बाद एसटीज के ऊपर इन्होंने अपनी जो है क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, वेलफेयर इनका करना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने बातें की। नेक्स्ट हमारे पास जो 6th पॉइंट है ना, देखिए एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट हमने देखा था स्पेशल प्रोविजन इन द सर्विसेज एंड एजुकेशन ग्रांट फॉर द एंग्लो इंडियन। देन 4th हमारे पास ये आया था, 5th हमारे पास ये है, 6th वाला भी इसमें मैं भूल गई हूँ लिखना। तो लास्ट वाला जो है हमारे पास वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ द बीसीज, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके अंदर भी जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा एक कमीशन को जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कंडीशन को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, सोशली एंड एजुकेशनली, ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। इनका जो है वो चेकआउट करना है इन्होंने, कमीशन ने, एंड रिकमेंड करना है कि कैसे इनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। एंड रिपोर्ट भी ये सबमिट करवाते हैं फिर प्रेसिडेंट के आगे, एंड फिर प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के आगे रख देता है, एंड कुछ एक्शन जो इन्होंने लिए होते हैं वो भी डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अभी तक उसने इस केस के अंदर, इसको रब करना पड़ेगा, जो 6th वाला है हम उसके बारे में बात करें, अभी तक 2 कमीशन जो है वो बिठाए गए हैं। जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया था 1953 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द काका कलेलकर, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 के अंदर सबमिट करवाई एंड रिकमेंड किया कि जो वेग एंड प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको हटाकर एक क्लियर एंड शार्प डिविजन्स जो है अमंग द मेंबर्स ऑन द क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस वो होना चाहिए, एंड क्लियर जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी चीज़ में अंदर वीकनेस नहीं होनी चाहिए, एंड एक्शन जो है वो क्लियरली लिए जाने चाहिए इनको, मतलब प्रोवाइड करवाने के लिए अगर इनको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो। दूसरी जो बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो बनाया गया वो 1979 के अंदर बनाया गया, एंड बीपी मंडल की
चेयरमैनशिप के अंदर। एंड इन्होंने फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो 1980 के अंदर सबमिट करवाई। एंड इट्स रिकमेंडेशन वर ऑल्सो लाइंग unattended till 1990 when the VP सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर द रिजर्वेशन। कितने का रिजर्वेशन दे दिया? 27% का गवर्नमेंट जॉब के अंदर फिर इनको ओबीसीज को रिजर्वेशन दे दिया गया वीपी सिंह की गवर्नमेंट के अंदर 1990 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये वाला भी। और मैं एक चीज़ और अब बताती हूँ आपको, जैसे बीसीज होते हैं ना, उसकी जो लिस्ट आती है, एंड एक होता है ओबीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ही चीज़ है, अदर बैकवर्ड क्लास या बीसीज, जो मतलब स्टेट के जो बीसीज की लिस्ट आती है ना, वो बीसीज के अकॉर्डिंग आती है। एंड ओबीसी का जो होता है ना, वो सेंटर का अलग से सर्टिफिकेट होता है। तो ये इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने कर लिया। अभी हम जो है ये वाला पार्ट के बाद हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट करेंगे। उसमें हम सभी नेक्स्ट चैप्टर्स की बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।